वही गेहूं जिसके बारे में कहा जाता है कि अनाज की कीमत या गेहूं की कीमत तब पता चलती है जब चक्की थम जाती है। और हर गेहूं के दाने की अपनी एक कहानी है। उसी कहानी को जानने के लिए, चूंकि गेहूं भारत के अंदर करीब करीब 5000 साल से उत्पादन हो रहा है, इसका लगातार इसके अंदर में कई बदलाव आए हैं, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज यहां पर गेहूं की इंडस्ट्री के अंदर दिखाई दे रहा है वो है हमारे जो गेहूं का उत्पादन है विश्व के अंदर में, भले ही वो दूसरे स्थान के ऊपर पे क्यों ना रहा हो, लेकिन उसकी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है हम पहले 10 देशों की गिनती में कहीं नहीं ठहरते। क्या वजह है? और दूसरी सबसे बड़ी वजह, क्या मिथ गेहूं को लेकर के इस समय पर बाजार के अंदर है? क्या गेहूं आपकी ओबेसिटी का कारण है? क्या गेहूं की वजह से क्या उम्र कम हो जाती है? इसके भी जो बहुत सारे मिथ हैं, जो बहुत सारे भ्रम हैं, इसको भी दूर करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उसके वाइस चांसलर सतबीर सिंह जी गोहक हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका स्वागत है सतबीर जी। डॉक्टर सतबीर, मेरा पहला सवाल आपसे, डॉक्टर साहब, आज के टाइम के अंदर में गेहूं ऐसे दोराहे के ऊपर पे आकर के खड़ा हुआ है जहां पे हमें गेहूं की ट्रेडिशनल वैल्यूज और उसके साथ में टेक्नोलॉजी और फिर उसके साथ में जो उसकी प्योरिटी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, टेक्सचर और टेस्ट, इन सारों को सिंक करना है। लेकिन चैलेंज आ रहा है, आपका जो गेहूं है उसके अंदर में इस समय पर न्यूट्रिशन वैल्यूज को लेकर के बड़ा एक मिथ फैला हुआ है कि गेहूं खाने से ओबेसिटी हो जाती है, गेहूं पचता नहीं है, गेहूं बीमारियों का घर है। मेरा पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर पे, फार्मर्स को यहां पर किस दिशा की तरफ जाना चाहिए? एग्रीकल्चर, क्योंकि पंजाब का मेजर रोल गेहूं के अंदर में है और बड़ा स्टेक रखता है क्योंकि सरप्लस है यहां पर पे और उसकी अहमियत है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम बात कर रहे हैं गेहूं की। जो वीट है हमारी जी। ये ट्रेडिशनल क्रॉप है जी। इंडिया में। हमारे 3 ही बड़े सीरियल हैं जो लोग सैकड़ों सालों से खा रहे हैं जी। एक वीट है हमारी गेहूं, दूसरा चावल है, तीसरा जो है मक्का। जी। तो जो कनक की हम बात कर रहे हैं, तो गेहूं की बात कर रहे हैं, ये कोई नई फसल नहीं है जी। हमारे फोर फादर कितने सालों से, ये हजारों सालों से बना रहे हैं। तो जो आप कहते हैं मिथ है कि कनक के खाने के साथ ये हो रहा है, पहले तो कभी किसी को नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आज ही क्यों हो रहा है? वही कनक है, उसी को इम्प्रूव किया हुआ है। जो वो प्रॉब्लम है ऑब्स्टी वगैरह, वो हमारी जो आजकल लिविंग हैबिट्स हैं, डाइटिंग हैबिट्स हैं, लिविंग स्टाइल है हमारे, उनकी वजह से ऑब्स्टी वगैरह ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो कुछ जो हमारा फास्ट फूड आ रहा है, राइट। प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। उसको खाने से बहुत सारी नई नई बीमारीज पैदा हो रही हैं। ठीक है। तो गेहूं को कल्प्रेट नहीं कह सकते। जो उसका प्रोसेस्ड फूड आ रहा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहा, और आजकल हमारे जो कंज्यूमर हैं मोस्टली जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। स्कूल में बच्चे हैं, जैसे आजकल बहुत सारा फास्ट फूड आ रहा, प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, तो उसकी जो इनटेक होती है तो उसकी सारा दिन हमारी बैठने की जॉब्स है। दफ्तर वाले भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो कंप्यूटर का काम करते हैं, जितने आजकल कंपनीज हैं, तो हमारी एक्सरसाइज बहुत कम होगी। प्रोसेस्ड फूड हमारा बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल फूड है, जो पहले हम कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ, सो दाल रोटी तो वही खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए। आजकल हम वो छोड़ रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है आजकल को जो नई जनरेशन हैगी, जो हमारी जनरेशन थी, उनको पता था ये मसूर की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये बांस की दाल है, अरहर की दाल है। आजकल तो ढाबे वाले भी, होटल वाले भी और खाने वाले भी ये कहती है पीली दाल है, ये लाल दाल है, ये हरी दाल है। दालों के नाम तक नहीं मालूम, ना नए चेंज कर दिए हैं। सो हमारी फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो रही हैं। वो मेरे को लगता है बिगेस्ट कल्प्रिट जो है हमारी जो
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, एंड हमारी जो लिविंग स्टाइल है, एक्सरसाइज कम हो रही है, दैट्स द मेजर रीज़न। अच्छा, गेहूं के अंदर में सर एक बड़ा इशू, क्या आप ये मानते हैं कि जब हरित क्रांति देश के अंदर लाई गई 1965 के बाद, जब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में ये लगा कि नहीं, अब डिपेंडेंसी हमें अदर कंट्रीज़ के ऊपर ख़त्म करनी है क्योंकि अमेरिका ने आग दिखाई, और उसके बाद जब 1970 के आसपास में ये हरित क्रांति का दौर चला और केमिकल्स का प्रयोग वहाँ पर बढ़ने लगा, क्या आप मानते हैं कि केमिकल्स के थ्रू गेहूं की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्या ये एक कारण हो सकता है? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है अब देश, और ख़ास तौर के ऊपर पे युवा, अब उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की तरफ अब ध्यान दें, और कोरोना के बाद तो ये ट्रेंड ही चल पड़ा है। अब वीट के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वो कैसे इंक्रीज होंगी? और मैं एक चीज़ ये देख रहा था सर, भले ही हमारा देश दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के ऊपर पे वीट को ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर मैं प्रति हेक्टेयर उसकी यील्ड देखूं तो हम पहले 10 देशों के अंदर कहीं नहीं ठहरते। यहाँ तक कि सबसे पहला जो स्थान है वो सऊदी अरेबिया ले गया, ठीक है जी। इसके बाद में न्यूजीलैंड का नंबर है, जाम्बिया का नंबर है, नाम्बिया का नंबर है, इजिप्ट का नंबर है, स्विट्ज़रलैंड का नंबर है, मैक्सिको है, चिली है, चाइना है, नॉर्वे है, लेकिन भारत पहले 10 देशों के अंदर में कहीं नहीं ठहरता। केवल मात्र 35 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की यील्ड। इसको आपको लगता है कि 100 तक ले जाने में क्या मशक्क़त करनी है? पहली बात तो आप जो बोल रहे हो कि जो वीट की, तो एक तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन अबाउट 40 करोड़ थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो वीट का यील्ड और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी उस वक्त। हमारी ट्रेडिशनल वीट की, उनकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, 6-7 क्विंटल पर एकड़ थी वो। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर वीट की प्रोडक्टिविटी और गेहूं और राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो ये लगता था कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उसको फूड कहाँ से आएगा। सो उस वक्त फिर हमने जो ये नई वैरायटी निकाली वीट में, राइस में, उनमें एक चीज़ किया उसने, एक ड्वार्फिंग जीन होते हैं जिसके साथ वो ड्वार्फ वैरायटी निकालते हैं। जैसे वीट है तो गेहूं है, इसमें एक नॉरेंटेन जीन है जो जापान में ढूंढी थी। तो जब हमने वो ट्रेडिशनल वीट में डाली तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 4 टाइम्स बढ़ गई थी। और उसके साथ हमारी प्रोडक्शन जो है वीट की, पर्टिकुलरली पंजाब में और वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, प्रोडक्शन हमारी 10 टाइम्स बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स बढ़ी है, क्योंकि ये ज़रूरत थी। नहीं तो पॉपुलेशन अब हमारी 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अगर वही प्रोडक्टिविटी रहती तो लोगों के लिए खाने के लिए कहाँ से फूड आता। सो इट वाज रिक्वायर्ड कि हमें नवी वैरायटी चाहिए, ड्वार्फ वैरायटी चाहिए। जो ड्वार्फ वैरायटी होती है ये फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्सिव होती है, जितना फर्टिलाइज़र डालोगे उतना यील्ड ज़्यादा आता है। सो एक तो लॉजिंग रेजिस्टेंट होती है, लॉज नहीं करती है। सो इट वाज रिक्वायर्ड दैट वी शुड हैव वैराइटीज़ विच आर resistant to losing and these should be responsive to fertilizers। तो पहले तो वही बात थी कि हमने फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नाउ वी हैव मोर देन 140 crores एंड वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द अवर कंट्री, सो वी आर फूड सरप्लस। इवन वीट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दूसरी बात रही क्वालिटी की। इसमें ऐसा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। If you increase the quantity, in nature quality goes down. If you improve the quality, then the production goes down. So ये negative है, we will have to compromise somewhere. अगर हम क्वालिटी पे ही जोर दे देंगे, क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी, फिर इतनी पॉपुलेशन को कहाँ फीड जो फूड मिलेगा, वो भी एक कंसर्न है बहुत बड़ा। सो आजकल फिर भी हम कर रहे हैं, जैसे हमारे फूड की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गई है। वी हैव सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। नाउ एट द सेम टाइम दिस इज नोन एज फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो वीट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप जो राइस के साथ है। दोनों तीसरे वीट, राइस एंड मेज़ 3 मेजर सीरियल है जिन्हें हमारी जो फूड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। माइनर बेल्ट्स भी अब तो आ गए, पर आजकल हम थ्रस्ट दे रहे हैं, जैसे आप बोल रहे क्वालिटी पे। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी।
we have already achieved the food security. In coming years, we want to go for न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जिसमें हम चाहते हैं इसमें फोर्टिफिकेशन किया जाए। जैसे एक तो हम जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम ये कर रहे हैं कि उसमें जो चपाती बेकिंग क्वालिटी है वो बेटर बनानी चाहिए। जो हमारी ट्रेडिशनल बीट थी पहले, जब हमने ब्रीडिंग नहीं की थी, उसमें चपाती मेकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होती थी, पर जब हमने ईल्ड बढ़ाया तो चपाती मेकिंग क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई हमारी। उसका डीएनए डिस्टर्ब हो गया। डीएनए डिस्टर्ब होता ही है, क्योंकि ब्रीडिंग जब करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट था, हमें टारगेट किया था कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उस वक्त क्वालिटी हमने सेक्रीफाइस की है, बट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द क्वांटिटी, वो हमने अचीव कर लिया। अब वो अचीव हो गया, अगेन वी आर गोइंग बैक दैट वी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी टू greater extent, keeping the productivity and production at the same level. So this we known as now our thrust on nutritional security. So जैसे we are now have the गेहूँ जो ऐसा है जिसमें हमारा चपाती मेकिंग क्वालिटी is as good as it was earlier. तो अभी ये ग्रो हो रहा है? ग्रो हो रहा है। हमारी एक वैरायटी है PBW चपाती 1, पंजाब ब्रेड व्हीट 1, दैट इज चपाती 1। चपाती मीन्स रोटी। तो उसमें जो रोटी फ्लोर है, उसकी जो रोटी बनती है वो रोटी सूखती नहीं है। सूख नहीं तो रोटी बनाने के बाद सूख जाती है। तो जैसे हम जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं सर्विस कर रहे हैं, सुबह हम रोटी डब्बे में बंद करके दफ्तर में लेकर जाते हैं, दोपहर को सूख जाती है, वो माइक्रोवेव करते हैं और सूख जाती है। इसकी रोटी सूखती नहीं है, तो कलर भी वाइट है। ये जो अभी सीजन आ रहा है, हाँ, क्योंकि अभी गेहूं की जो फसल है वो उसको लगाई जाए, या तो अभी का एरिया PBW1 हाँ, चपाती के लिए कितना है? और अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान मित्र हैं हमारे, अगर वो इसको ग्रो करना चाहते हैं, हाँ, तो क्या इस सीजन के अंदर में इसको लगा करके क्या इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज हाँ, यस, उनके प्रोडक्शन पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? और क्या उनको प्रीमियम प्राइस मिल सकता है इस क्रॉप के ऊपर? ये एक बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है। जितनी ये क्वालिटी वैरायटीज़ होती हैं तो नेचुरली इनमें ईल्ड थोड़ा सा कम होता है। अच्छा। तो जैसे पंजाब में है, फार्मर कहते हैं अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ रोटी तो मैं अच्छी खाऊं, तो वो तो प्रेफर करता है कि मैं अपने लिए तो खुद जो हमने घर में कंज्यूम करनी है मैं ये वैरायटी लगाऊं। ठीक है। पर जब वो आती है कमर्शियल लेवल पे, तो इसकी जो मार्केटिंग है अभी ट्रेड स्पेसिफिक मार्केटिंग कहीं भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि फार्मर तब लगाएगा इसको अगर इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो सेपरेट हो, अदरवाइज़ वो मार्केट में जाएगी अगर जैसे कॉमन मार्केट में, तो वहाँ तो दूसरी के साथ मिक्स हो जाएगी वो। उसका फ़ायदा क्या हुआ? रोटी अच्छी नहीं बनेगी। होना ये चाहिए कि ये जो वैरायटी है, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को अच्छा आटा चाहिए। ठीक है। तो इंडस्ट्री इसको जो अच्छे फार्मर है पंजाब में कहीं भी हैं, उनको कहे कि ये वैरायटी ग्रो करो, हम इसको प्रोक्योर करेंगे, हम इसका आटा बनाएंगे, उसके बाद वो प्रीमियम प्राइस पे जाएगा कि ये लिख दें कि ये आटा जो है ये चपाती के लिए है। तो ये होना चाहिए कमिंग साल, फिर ये पॉपुलर हो जाएंगी। मतलब आने वाले सालों के अंदर में इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मार्केटिंग के ऊपर जोर हो दिया जाए तो ये वैरायटी एक और हमने बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप की है, जो पहली वैरायटी है इंडिया में, PBW जिंक। ओके। तो ये जिंक जो होती है ना, तो ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है। जब कोरोना आया था उस वक्त डॉक्टर कहते थे जिंक की टेबलेट्स खाओ, बिल्कुल, तो अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, वही सेव कर सकती है। हमने एक वैरायटी ही डेवलप करती PBW जिंक, जिसमें जेनेटिकली जिंक ज़्यादा बनता है। सो आप चपाती खाओगे तो आपके अंदर जिंक ज़्यादा जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर वो उसका ईल्ड दूसरी जो हाई ईल्डिंग वैरायटी है उससे थोड़ा कम है, पर ये इसीलिए आगे पॉपुलर होगी और उसकी प्रीमियम प्राइस मिलेगी फार्मर को, फिर लगाएंगे। इंडस्ट्री को अगर आ जाए, इंडस्ट्री भी ये कह के उसको सेल कर सकती है दी हाई जिंक फ्लोर। इसको इस तरीके से क्या प्रमोट नहीं किया जा सकता कि सुपर फूड के तौर के ऊपर पे इसको फ्रंट के ऊपर पे? या वट एवर इट्स ए मार्केटिंग लाइक स्ट्रेटजीज, बट इट शुड बी सेपरेटली ग्रोन, सेपरेटली प्रोक्योर्ड एंड सेपरेटली प्रोसेस्ड, देन यू कैन गेट एनी प्राइस। थर्ड वैरायटी एक हमने और डेवलप की अब,
that is resistant starch, PBW RS1. RS मीन्स resistant starch. ये क्या है कि जो भी आजकल चपाती खा रहे हैं, तो अब इंडिया में अबाउट मोर देन 30% लोग डायबिटिक हैं. इवन यंग जो बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज़ हो रही है. तो उसमें ये भी है कि जो हमारी नॉर्मल बीट्स हैं ना, एक तो हमारा फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है, तो हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो ये जो चपाती वगैरह हम खाते हैं उसके साथ जो डायबिटीज़ बढ़ रही है. तो इसमें क्या होता है, जब हम आटा चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं जो हमारी वैरायटी से बनती है, तो हमारे स्टोमक में जाती है, स्टोमक के उसकी हाइड्रोलिसिस होती है. जो ये स्टार्च होता है सारा आटा, स्टार्च से पहले शुगर बनती है, 2-3 तरह की शुगर है, फाइनली उसकी ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज ब्लड में जाती है. अगर हम नॉर्मल जो ब्रेड खाते हैं, नॉर्मल हम चपाती खाते हैं, उसमें क्या है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है एकदम ऊपर चला जाता है. तो जो डायबिटिक लोग हैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकते. तो एक हमने वैरायटी ऐसी डेवलप की है जिसमें जो स्टार्च है ये वो रेजिस्टेंट है हाइड्रोलिसिस के लिए. इफ़ यू जो उसकी चपाती हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में जितना भी चपाती जाएगी उससे जो ग्लूकोज बनेगा वो कर्व ऊपर नहीं जाएगी, उसकी कर्व ऐसे ही रहेगी, उसके ग्लूकोज कम बनेगा. सो डायबिटिक लोग जो हैं उसको खा सकते हैं. और इतनी अच्छी वैरायटी है, अगर हम उसको सेपरेटली ग्रो करें, उसको फिर प्रोक्योर करें, उसको प्रोसेस करें एंड उसको लेबल कर दें कि जो ये आटा है और ये जो ब्रेड है, दिस इज़ फॉर डायबिटिक पीपल, तो उसकी अपने आप बढ़ जाएगा. अच्छी मार्केटिंग. लोग ढूंढ रहे हैं डायबिटीज जा रहे, क्योंकि जो डायबिटिक पीपल हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कितनी चपाती खाते हो, कहते मैं 3 खाता हूँ, कहते 3 की बजाय 1 खाया कर तो शुगर कम हो जाएगी. तो उस बेचारे को तो फिर वीकनेस आएगी. यानी शुगर फ्री रोटी, शुगर फ्री रोटी लेस शुगर कह सकते हैं. ये बहुत अच्छी वैरायटी होगी, बट इसको आगे ऐसे प्रमोट हो सकती है. अच्छा, एक जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, और अभी इस साल भी हमने देखा 2025 के अंदर में जो बारिशें हुई, वो एक्सेस बारिशें हुई, और क्या ये माना जाए कि जो पीछे बारिशें हुई हैं उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है गेहूं की फसल को मिलेगा, और गेहूं का जो प्रोडक्शन है उसके बीच में 10 से 15% का इजाफा हो सकता है? देखो, बात ये है कि जो बारिशें हुई है उसका पंजाब में तो ज़्यादा नहीं हम कह सकते, क्योंकि पंजाब में जो इरीगेटेड एरिया 98% है. अगर बारिश ना भी हो फिर भी हम इरीगेट करते हैं फील्ड को, तो हम क्रॉप लगा देते हैं. जो इसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वीट की है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आगे जो सीजन आने वाला ये रबी वाला गेहूं हमारा पंजाब में बोया जा रहा है, तो उसके बाद इसके लिए जो आगे है ना, सबसे बड़ा इफेक्ट जो वीट की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में पड़ता है वो है तो फरवरी मार्च में टेम्परेचर क्या है. तो ये क्योंकि विंटर के लिए विंटर में होती हैं, अगर एक इस बार हुआ था इसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस. तो 2022 में पंजाब में फरवरी में का टेम्परेचर एकदम शूट अप हो गया था. जब ग्रेन बनते थे उस वक्त टेम्परेचर बढ़ गया, तो ग्रेन फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई. उसके बाद क्या हुआ, पंजाब में सारे पंजाब में, इवन ये जो बेल्ट है ना राजस्थान वाली, यूपी वाली, तो हाँ ये सारा सभी की जगह हीट वेव आई थी. ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है 20% कम हो गई थी. नॉट ओनली प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोटीन होती वीट में वो भी 20% कम हो गई थी. वो बहुत बड़ा कंसर्न है ये कि अगर ऐसे ही कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब जब से आप बात कर रहे थे कि इस साल क्या होगा, नॉर्मल सोइंग हो रही है, तो अगर तो वेदर ठीक रहता है, लास्ट ईयर इतना अच्छा वेदर था, बारिशें होती रही, टेम्परेचर कूल था, लास्ट ईयर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी. तो ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वेदर कंडीशन जो अभी जो अगले 5 महीने 6 महीने आएंगी उस पर निर्भर करता है. जो इस समय किसान हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन किसानों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये जो गेहूं का सीज़न आ रहा है, इस गेहूं के सीज़न में उन्हें कौन सा गेहूं लगाना चाहिए और किसके बेटर प्राइस उनको मिल सकते हैं, और ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो भी लेस ना हो, इनकम के अंदर में उनका कैसे इजाफा हो सकता है? जो कौन सी वैरायटी लगानी हमने, एक तो हम जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये कहते हैं वो वैरायटी लगाओ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी स्टेट में हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं,
उन्होंने रिकमेंड की होती है कि इस स्टेट के लिए ये वैरायटी अच्छी है, अच्छा। वो ही जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो लगानी चाहिए। अगर हम वो नहीं लगाते, कहीं से ले लेते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही होती है। पहली तो ये है। दूसरी है जो हम इनपुट्स डालते हैं उसमें पेस्टिसाइड कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे वीट में पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि विंटर में होती है, विंटर में बीमारी और कीड़ा बहुत कम होता है। तो इसमें ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र्स। तो जैसे यूरिया हम डालते हैं, डाया डालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसमें भी डोज कैलकुलेट की है कि वीट के लिए इतना डाया डालना है, इतनी हमने नाइट्रोजन डालनी है, जो यूरिया है उससे कम डालोगे तो फिर उसकी जो मात्रा प्रोडक्टिविटी है, ईल्ड है, कम होगा। अगर हम ज़्यादा भी डालेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंड की हुई वही डालनी चाहिए। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीड जिसकी प्रोडक्टिविटी, चूंकि मैं एक स्टडी कर रहा था कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक स्टडी थी, उसमें ये कहा गया था जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं हमारी, चाहे वो गेहूं है, चावल है, उनका जो प्राइस फार्मर को मिलता है दैट इज़ 7%। और जबकि जो अगर मैं चला जाऊं आपका हॉर्टिकल्चर की तरफ या बागवानी की तरफ, तो वहाँ पर 7% उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फार्मर को जो प्राइस मिलता है दैट इज द 25%। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एरिया तो आपके पास वही लिमिटेड एरिया है, उसी जमीन के ऊपर से आपको या तो बागवानी ले लीजिए या इन ट्रेडिशनल क्रॉप्स को ले लीजिए। अगर बागवानी की तरफ जाते हैं तो फूड सिक्योरिटी का एक संकट पैदा होता है, और फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करना है तो फिर केमिकल्स की तरफ आपको देखना पड़ेगा। इसको किस तरीके से आप, जैसे पहले भी आपने बात की थी कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारी, जो 10 कंट्री हैं उससे कम है, वहाँ पे एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो पंजाब है, पंजाब में जो वीट की प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छी है, 60 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो जो आप कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, तो यूएसए है, तो उनमें जो वीट होती है ना वो 9 और 10 मंथ की क्रॉप है। 8 मंथ, 9 मंथ एंड 10 मंथ्स क्रॉप, एक क्रॉप आती है। हमारी है 5.5-6 महीने की। अगर हम पर डे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं हमारी ज़्यादा है। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है कि जैसे कनाडा में है तो वहाँ तो 9 महीने वीट लेती है, एक ही क्रॉप होगी। हम तो 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, पहले वीट लगाती, फिर कोई और क्रॉप लगाती, मूंगी लगाती, फिर राइस आ गया। हमारी तो प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा है। जैसे हम पंजाब में कहते हैं, जो पंजाब में हमारी प्रोडक्टिविटी है, तो हम जैसे अगर वीट एंड राइस का ही जो रोटेशन ले रहे हैं, हम 1 हेक्टेयर से, जिसको 2.5 एकड़ होते हैं, मोर देन 12 टन्स मीन्स 120 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, 120 टन। एंड दिस इज द रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है ये पर डे अगर कैलकुलेट करोगे। तो हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। पर हाँ, दूसरी स्टेट्स हैं कुछ हमारी जहाँ पे सॉइल जड़ी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। वहाँ पे थोड़ी खाद और ज़्यादा वाला ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए, फार्म यार्ड मैन्योर ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर डालने चाहिए। पंजाब में तो बहुत अच्छी है ये। न्यूट्रिशन वैल्यू को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए? सो न्यूट्रिशन वैल्यू में देखो, एक तो होता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन तो हम चाहते हैं कि प्रोटीन होना चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो तो प्रोटीन ले लेते हैं मीट में से, अंडे में से लेते हैं, 22% 20% प्रोटीन होता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उन्हें हमेशा रहता है कि उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगी। तो उसी लिए एक तो हमारी जो सोयाबीन क्रॉप है ना बहुत अच्छी है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन है, अंडे में 20% होता है। तो अगर हम सोयाबीन को प्रमोट करें पंजाब में, वही बात आ गई दाल फुल्का, तो सोयाबीन के साथ ये रोटी खा लो, प्रोटीन अपने आप बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो हमारे पास सीरियल भी आ गया है। सो हमें एक तो सोयाबीन को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा जो ये वीट्स वगैरह हैं इनमें प्रोटीन कम होता है, 9% 10%। अगर हम इसको बढ़ाते हैं ना, फिर लोग कहते हैं ग्लूटेन की प्रॉब्लम आ गई, एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं वीट में और प्रोटीन बढ़ाने की। तो उसमें तो यही है, हम जो हमारी पल्सेस हैं तो बहुत सारी हमारी जैसे मास है, मसर है, अरहर है, तो उनमें हमें आगे
ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो उसमें से प्रोटीन हमारा है, उसमें 20% 22% प्रोटीन है। तो वही बात, वही आगे पानी दाल फुल्का, तो हमें दाल तो ज़रूर खानी चाहिए। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए वेजिटेबल जो हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटी कैंसर कंपाउंड्स हैं, तो उसमें वो साथ साथ वो भी लेना चाहिए। पर आजकल ये ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। जो पहले साल होते थे, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स थे, वो दाल फुल्का ही खाते थे। उस वक्त फ्रूट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, सब्जियों की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आजकल तो ट्रेड इतना हो गया, कोई भी फ्रूट किसी भी टाइम ले लो। इंडिया में भी तो फ्रूट इंपोर्ट होते हैं, हमारे फ्रूट भी बाहर जा रहे हैं, सब्जी भी इंपोर्ट हो रही हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही हैं। अब वो है जो हो सकता है सीरियल की थोड़ी सी कम डिमांड बढ़, क्योंकि हमने तो खाना तो उतना ही है। अगर हम वेजिटेबल ज़्यादा खा लेंगे, फ्रूट ज़्यादा खा लेंगे, तो नेचुरली रोटी तो कम खाएंगे। फिर ये चेंज होती रहती है, वहीं से न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वहीं से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ शेयर करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सतवीर सिंह गोसाल साहब को, जो कि वाइस चांसलर हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने क्लियर कट बताया कि अगर कुछ एक वैरायटीज़ जैसे उन्होंने बताई कि आप PBW1 जो स्टार्च के ऊपर पे इन्होंने फोकस किया, फिर PBW1 जो आपका जिंक के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस दिया कि अगर आप उन वैल्यूज़ से रिच अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे उनकी अलग तरीके से एक ब्रांडिंग हो सकती है, उनका अलग एक नीश मार्केट जिसको अपन प्रीमियम क्वालिटी का एक मार्केट कहते हैं वो खड़ा हो सकता है। उससे आपकी आय निश्चित तौर के ऊपर बढ़ेगी और साथ ही आपको आपके गेहूं के बेहतर दाम मिल सकते हैं।